अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द ज्यूल इन द क्राउन, जिसको लिखने वाले हैं पॉल स्कॉट। जैसे कि हम जब भी कोई भी नॉवल, ड्रामा या प्ले पढ़ते हैं तो हम लोग उनको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेक्चर होता है इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड द सेकेंड वन इज़ हमारा समरी के बारे में होता है। ऐसे ही हम इस वर्क को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम जितना भी ओवरऑल इंट्रोडक्शन है इस नॉवल का उसको कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी जो 7 पार्ट्स हैं उनकी समरी को कवर करने वाले हैं। एनीहाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, वक्त ज़ाया किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू, पहले हम बात करते हैं इसके राइटर के बारे में। पॉल मार्क स्कॉट इनका फुल नेम है, जो कि 25 मार्च 1920 को पैदा होते हैं और 1 मार्च 1978 में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट एंड पोइट थे। इन्होंने 1977 के अंदर अपने वर्क स्टेइंग ऑन की बेस पे बुकर प्राइज वॉन किया एंड ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क। क्या वर्क का नाम है? जो कि टेट्रालॉजी है, विच इज़ द राज क्वार्टेट। ठीक है, राज क्वार्टेट इनका एक फेमस वर्क है जो कि एक टेट्रालॉजी है। टेट्रालॉजी मीन्स ऐसा वर्क जिसके अंदर 4 वर्क्स कंटेन हो। ठीक है, एक वर्क जिसके अंदर 4 वर्क्स आते हो, एग्जिस्ट करते हैं। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। तो ये जो राज क्वार्टेट है ना, इसी के अंदर से जो हमारा रिस्पेक्टिव वर्क द ज्यूल इन द क्राउन है वो भी एग्जिस्ट करता है। और मोस्टली जो इनके वर्क्स हैं वो बेस करते हैं जितने भी पोस्ट कॉलोनियल थीम्स हैं उनके ऊपर, जैसा कि कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का रिलेशनशिप, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, लाइफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इंडियन टाइम पीरियड था, जो सब कॉन्टिनेंट का टाइम पीरियड था जहाँ पे अंग्रेज़ आके रहे, वो सारा का सारा जो स्केच है वो टाइम पीरियड है इनकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को नज़र आता है। तो इन शॉर्ट हम इन सिंपल टर्म्स कह सकते हैं कि जो पॉल मार्क स्कॉट है वो बेसिकली एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। इनकी राइटिंग का मेन लिंक्ड है पोस्ट कॉलोनियलिज्म से, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड से। तो इनका जो जेनरा ऑफ राइटिंग हुआ दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता क्या है? एक होता है कॉलोनियलिज्म, मतलब वो टाइम पीरियड जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश आके उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ली, मतलब वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया, अपनी पावर कायम कर ली। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड हुआ? वो टाइम हुआ कॉलोनियलिज्म का। ठीक है, कि एक फ्री स्टेट थी सब कॉन्टिनेंट, उस स्टेट के अंदर कौन आ गए जी? अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों ने आके अपनी हुकूमत कायम कर ली और वहाँ पे जो ब्लैक्स यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट के रिहायशी थे उनके ऊपर उन्होंने अपनी ताकत कायम करना शुरू कर दी, अपनी पावर कायम करना शुरू कर दी। तो वो टाइम पीरियड चलता रहा कॉलोनियलिज्म का। फिर जब अंग्रेज चले गए, सब कॉन्टिनेंट फ्री हो गया, तो वो टाइम कौन सा शुरू हो गया? पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड शुरू हो गया, पोस्ट कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया उस ड्यूरेशन से जब अंग्रेज चले गए। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म बेसिकली डील करता है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर जब आई थी आपकी कंट्री के अंदर तो उस ड्यूरेशन में आपके ऊपर क्या असरात हुए और उनके जाने के बाद आपके ऊपर क्या असरात हुए। ठीक है, ये सब कुछ हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर। अगर आपने ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म को इन डिटेल अंडरस्टैंड करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो आप लाजमी सुनिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने नॉवल डिस्कस करना है उस नॉवल की बेस ही पोस्ट कॉलोनियलिज्म की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म का पता है, कॉलोनाइजर कॉलोनाइज्ड का पता है, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप ये नॉवल को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनी हाउ, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड ये भी 2 टर्म्स हैं। मैंने यहाँ पे लिखी रिलेशनशिप ऑफ कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड। ये क्या चीज़ होती है? कॉलोनाइजर जिन्होंने आके अपनी हुकूमत कायम की वो कॉलोनाइजर हैं। किसने की थी? वाइट मैन ने। तो वाइट क्या हुआ? कॉलोनाइजर। और जिनके ऊपर हुकूमत कायम की गई वो कौन है? कॉलोनाइज्ड हैं, जिनको सप्रेस किया गया, जिनको ओप्रेस किया गया, जिनको सब्जुकेट किया गया, जिनकी आवाज़ को दबाया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने याद रखना है, ईडी से याद रखना है आपने। ईडी मीन्स जिसको दबा दिया गया और ईआर यानी कि कॉलोनाइजर मीन जो कि वाइट है। ठीक हो गया। तो अब वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट हम लोग इस नॉवल के अंदर पैरेलल देखेंगे। इस नॉवल में वाइट्स भी आएंगे, ब्लैक्स भी आएंगे और देखा जाएगा कैसे वाइट ने ब्रूटल ट्रीटमेंट किया टुवर्ड्स ब्लैक्स।
ब्लैक्स को मारा गया, सब्जुगेट किया गया। फिर हम देखेंगे ब्लैक्स ने भी वाइट की तरफ किस तरह से अपने एक्ट दिखाया, अपना एग्रेशन दिखाया, सो ऑन। और इसके अलावा जो मोस्टली इनकी राइटिंग का सेटिंग दिखाई गई है हम लोगों को, सेटिंग जिस जगह पे वो लिखा जा रहा है वो है सब कॉन्टिनेंट, मतलब पार्टीशन से पहले वाला इंडिया। ठीक है, जब पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रह रहे थे, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं पार्टीशन से पहले वाला इंडिया। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट शेयर करते चलूँ मैं आपके साथ कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर होता कौन है। वो राइटर जो कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड के बारे में या फिर जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था उसके बारे में लिखता है, उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटर। अब ये दो तरह के होते हैं, एक कॉलोनाइजर भी होता है और एक कॉलोनाइज्ड भी होता है, मतलब वाइट मैन भी इस टाइम पीरियड से गुजरा है और ब्लैक मैन भी इस टाइम पीरियड से गुजरा है। तो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड के बारे में वाइट्स ने भी लिखा है और ब्लैक्स ने भी लिखा हुआ है। ब्लैक्स में वो आ जाएंगे जिनको कॉलोनाइज किया गया था, जिनके ऊपर अपनी पावर कायम की गई थी, और वाइट में वो आ जाएंगे जिन्होंने ये सारा ट्रॉमा, ये सारी सफरिंग देखी। क्योंकि जब पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड की बात की जाए, जब अंग्रेज आए, हुकूमत कायम की, कायम करने के बाद वापस चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट सिर्फ ब्लैक पे नहीं हुआ होगा, इसका इम्पैक्ट वाइट के भी ऊपर भी हुआ होगा। और वाइट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, ब्लैक की अपनी ऑब्जर्वेशन है, और दोनों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस टाइम पीरियड को अपनी राइटिंग के अंदर डिस्कस किया है। तो हम जो राइटर पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली एक वाइट राइटर है, पॉल मार्क्स स्कॉट। ठीक है, एक इंग्लिश राइटर है, एक कॉलोनाइजर है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे वाइट मैन ने क्या लिखा है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड के बारे में। जो पॉल मार्क्स स्कॉट है ना, बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर। इन्होंने भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थ्योरी के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। इन्होंने इंडिया के अंदर, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो हम कहते हैं इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो इन्होंने इस राइटिंग के अंदर, इस वर्क के अंदर डिस्कस किया है। अगर हम इनकी बर्थ की डेट को देखें 1920, तो आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड कौन सा था। ये वो वाला टाइम पीरियड चला था जिस ड्यूरेशन के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉलोनाइजेशन चल रही थी। तो दैट इज़ वाई हम देखते हैं ये जो इनकी बर्थ के टाइम पीरियड पे कॉलोनाइजेशन चल रही थी, वो टाइम पीरियड, वो चीज़ इनके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग रही और वो इनकी राइटिंग में भी नज़र आती है। एनी हाउ, इसके अलावा जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है वो 1940 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रही थी, इन्होंने इंडियन में कमीशन भी हासिल किया। ठीक है, और ये कब था, अपनी एजुकेशन के बाद इनका टाइम पीरियड था। तो यानी कि 1940s मीन्स राउंड अबाउट 20 की एज थी, इस एज में ये इंडिया आए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, वहाँ पे कमीशन के तौर पे अपॉइंट हुए और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया। फिर कुछ टाइम पीरियड इन्होंने पब्लिशिंग के अंदर भी काम किया, एज अ पब्लिशर इन्होंने वर्क किया और आर्मी को इन्होंने बाद में छोड़ दिया था। एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू लंदन, वापस गए, वहाँ पे ये डायरेक्टर है लंदन लिटरेरी एजेंसी के। फिर इन्होंने 1960 में रिज़ाइन कर दिया था। उस रिज़ाइन के बाद ये वापस इंडिया आए और इंडिया में आके इन्होंने 1964 में अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मीन्स टू से जब प्रॉपर राइटर की फॉर्म में ये हमारे पास सामने आए, वो टाइम पीरियड था 1964। उन्होंने एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू कर दिया था। और देन 1977 में इनको एक बुकर प्राइज़ मिला जो था इनका वर्क स्टेइंग ऑन की बेस पे। अब इनके जो वर्क्स की बात करें तो इनके जो मोस्टली वर्क्स हैं वो सारे के सारे कॉलोनाइजेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। हम देखेंगे इनकी राइटिंग जो है वो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल बेस्ड है। ज़्यादातर बात कर रही है लाइफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट टाइम पीरियड की। और इसके अलावा हमने जो पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट पढ़े थे जिसमें एडवर्ड सईद था, होमी भाभा था, स्पिवक थी। ठीक है, इन सब के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसमें नजर आएंगे। हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी क्या होता है, पिक एंड मिक्स के, जब डिफरेंट कल्चर्स मिक्स होके रह रहे होते हैं। हम देखेंगे ब्रिटेन जो है वो क्या करेंगे, सब कॉन्टिनेंट में आएंगे, वहाँ पे इंडियन और इंग्लिश ये सारे लोग इकट्ठे रह रहे होंगे। हाइब्रिडिटी नजर आएगी इसके अंदर, हम लोगों को हाइब्रिड लैंग्वेज नजर आएगी, एम्बिवलेंस नजर आएगा, यानी कि लव हेट रिलेशनशिप, कि एक टाइम पे आप एक चीज़ को पसंद भी कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड आप उसको नफरत भी कर रहे हो। ठीक है, एक एम्बिवलेंट एटीट्यूड, ठीक है, कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड हम देखेंगे इसके अंदर नजर आएगा हम लोगों को। इसके अलावा सबाल्टन का कॉन्सेप्ट,
कि आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि एक वाइट मैन है जो कि एक पुलिस ऑफिसर से बिलोंग कर रहा है, वो हरी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक इंडियन मैन है, उसकी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश करेगा। क्यों? ड्यू टू जेलेसी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये सारे जो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स हैं, पोस्ट कॉलोनियल थीम नज़र आने वाले हैं इनके वर्क्स के अंदर। एनीहाउ, इनका जो फर्स्ट वर्क था वो था जॉन साहिब, जो कि 1952 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद जो इनका मेन वर्क है वो है द राज क्वार्टेट, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। राज क्वार्टेट को यानी कि ये इनका जो वर्क है ये बेसिकली एक टेट्रोलॉजी है। टेट्रोलॉजी जिसको मैंने बताया 4 नॉवेल्स में डिवाइड किया गया हुआ है। इनमें से फर्स्ट नॉवल को हम लोगों ने डिस्कस करना है जो है द ज्यूवल इन द क्राउन। इनका जो वर्क द राज क्वार्टेट है ये बेसिकली बात कर रहा है ब्रिटिश राज की इंडिया के अंदर, कि जब कंक्लूडिंग ईयर्स थे ब्रिटिश राज के इंडिया के अंदर, यानी कि कॉलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, उन सारे टाइम पीरियड की बात की है इसके अंदर। ये जो सीरीज़ थी ये 1965 से 75 की ड्यूरेशन तक लिखी गई। और द टाइम्स जो कि न्यूज़पेपर है बहुत बड़ा, इन्होंने इस सीरीज़ के कहा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ पोस्ट वॉर फिक्शन। ठीक है, ये इस सीरीज़ के बारे में रिमार्क दिया गया। एनी हाउ, इस सीरीज़ के अंदर कौन कौन से वर्क कंसिस्ट करते हैं वो है द ज्यूवल इन द क्राउन, जो कि 1966 में पब्लिश हुआ। इसकी पब्लिकेशन की डेट आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है द डे ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि 1968 डेट है इसकी। एंड देन द टावर्स ऑफ साइलेंस 1971, और उसके बाद अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स, जो कि 1975 टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है इनकी पब्लिकेशन का, जिनमें से फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस करना है विच इज़ इम्पोर्टेंट वन। और इसके अलावा जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, द ज्यूवल इन द क्राउन, इसको फर्दर 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, और इसकी स्टोरी कैसी है? कोई भी लीनियर स्टोरी नहीं है, कोई भी लीनियर प्लॉट नहीं है, ऑर्गेनिक प्लॉट नहीं है इसका, मतलब कि एक प्रॉपर कहानी नहीं सुनाई गई। कभी किसी करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है तो कभी किसी करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, कभी किसी इवेंट के बारे में बताया जा रहा है तो कभी किसी इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरी लिखी गई हुई है वो स्टोरी बेस कर रही है कि राइटर बेसिकली गया सब कॉन्टिनेंट में। राइटर ने वहाँ पे जाके देखा, डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कमेंट्स। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज़ और कमेंट्स की बेस पे राइटर ने अपना ये वर्क जो है उसको जनरेट किया, उसको प्रोड्यूस किया, उसको लिखा एंड देन पब्लिश करवाया। तो बेसिकली ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, जो कि रियलिटी बेस्ड है, रियल करेक्टर्स के ऊपर, रियल करेक्टर्स की लाइफ के ऊपर। ठीक है, और उन करेक्टर्स के साथ क्या क्या हुआ ये सब कुछ यहाँ पे राइटर हमें बता रहा है। और राइटर को कैसे पता लगा? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नरेशन, जैसे कि इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स, कमेंट्स वगैरह, इनके थ्रू सब कुछ राइटर को पता लगता है। इवन कि राइटर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, राइटर ने खुद भी कुछ लोगों को देखा है, उन सबको उसने यहाँ पे किया। तो प्लॉट मैंने बताया इसका ऑर्गेनिक नहीं है। सेटिंग देखी हमने इसकी, वो क्या है? ब्रिटिश कंट्रोल दिखाया गया है, ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया। ठीक है, यानी कि वो इंडिया जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में था 1940s के टाइम पीरियड में। इसके अलावा इसके अंदर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है। 1942 का टाइम पीरियड क्या होता है? 1939 से 45 तक चलती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज ऑन पीक, अपने पीक पे थी। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो एलाइड फोर्सेस थे उनको ग्रेट लॉस फेस करना पड़ा था। बर्मा जो था वो हैज़ फॉलन, गिर चुका था, और जापानीज इन्वेजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अपीयर्स इमिनेंट। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ था? जो गांधी जी थे वो जापानीज के फेवर में थे। वो चाहते थे कि बर्मा और इंडिया जो है वो जापानीज के अंडर आ जाए इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश। और बर्मा को डाउनफॉल फेस करना पड़ा था, तो वहाँ पे जापानीज का कंट्रोल हो रहा था। ठीक हो गया। अब गांधी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ना आए यहाँ पे, बेशक जापानीज आ जाए। यहाँ पे गांधी ये चाहते थे। ठीक है, लेकिन ये किस वजह से चाहते थे? ताकि ब्रिटिशर्स निकल जाए यहाँ पे, इस वजह से चाहते थे। एनी हाउ, उसके अलावा वो नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है वो किसी के भी कंट्रोल में आए। ये इनकी विश किस बेस पे हुई थी? इस बेस पे कि अंग्रेज जो हुकूमत कर रहे हैं, अंग्रेजों से अच्छे तो जापानीज हैं, इस बेस पे। ठीक है, एनी हाउ, उसके बाद 1942 में जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कॉल दी थी। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट किस लिए चलाई गई थी? इसलिए चलाई गई ताकि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ से वो निकल जाएं, इंडिया ब्रिटिशर्स से फ्री हो जाए। और ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हम लोग इस नॉवल के अंदर देखने वाले हैं, स्पेशली ये 1942 का इवेंट। 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, उस टाइम पे काफ़ी रियोट्स शुरू हुई थी, काफ़ी हड़तालें शुरू हुई थी। हम देखेंगे वो ये हड़तालें इसके अंदर भी हुई,
जिस बेस पे मिस क्रेन का एक कैरेक्टर है, उनको काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा, वो काफ़ी इंजर्ड हो गई थी उस टाइम पीरियड में। इसके अलावा 1942 में हम देखेंगे एक डेफनी मैनर नाम की लड़की है, उनको भी रेप किया गया, जो कि अगेन एक वाइट है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक रिवोल्ट देखेंगे हम। तो एनी हाउ ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, और ये बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम इस नॉवल के अंदर भी देखने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइटल की सिग्निफिकेंस के ऊपर, द ज्यूवल इन द क्राउन। ज्यूवल बेसिकली एक पत्थर को, एक हीरे को, एक स्टोन को कहते हैं, एक जेम को कहते हैं, और क्राउन कहते हैं ताज को। हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि स्टोरी के अंदर हमारे पास मिस क्रेन का एक करेक्टर है, और मिस क्रेन ने अपने घर के अंदर एक गांधी की पिक्चर लगाई हुई। गांधी जी ने वो पिक्चर में क्या किया हुआ है कि वो क्वीन को एक क्राउन प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ताज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ज्यूवल इन द क्राउन कहा गया। अब ये पिक्चर जो है सिंबॉलिक है, बेसिकली किस चीज़ का सिंबल है कि जो बरतानवी ताज का असल हीरा इंडिया था, उस चीज़ का सिंबल है। यहाँ पे ज्यूवल इन द क्राउन इंडिया को सिंबलाइज कर रहा है और ब्रिटिश को सिंबलाइज कर रहा है कि ब्रिटिश की जो कन्क्वेडनेस थी वो किसके अंदर लाई कर रही थी, दैट इज लाइड इन द इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर, कि इंडिया बेसिकली क्या है, एक ज्यूवल है, एक हीरा है, जो कि क्राउन ब्रिटिश क्वीन के पास जा रहा है। ठीक है, ताज की फॉर्म में। और कैसे जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो टाइटल इटसेल्फ जो वो पोस्ट कॉलोनियल थीम को हाईलाइट कर रहा है। अब हुआ क्या था, बेसिकली ब्रिटिश सोल्जर्स और सिविलियंस जो थे वो इंडिया में आके रहने लग पड़े थे, और उनकी ड्यूटी ये थी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट करना है वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर को, और उस चीज़ जो ब्रिटिश एम्पायर थी वहाँ पे, उस चीज़ का नाम वहाँ पे ज्यूवल इन द क्राउन रखा गया। और इसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट हमारा ये जो वर्क है द राज क्वार्टेट वो लिखा गया। किस बैकग्राउंड के अगेंस्ट, कि जो अंग्रेज थे वो बेसिकली इंडिया के अंदर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे, और फुल एंड कम्प्लीटली तौर पे वो इंडिया को कन्क्वेट करना चाहते थे। ठीक है, तो टाइटल बेसिकली इसी कॉलोनियलिज्म को सिंबलाइज कर रहा है। तो आई होप कि आपको टाइटल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्लियर हो चुकी होगी। और यही थीम कॉलोनियलिज्म का हम अगेन एंड अगेन इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद हाइब्रिडिटी का थीम देखने वाले हैं। हाइब्रिडिटी कहते हैं पिक एंड मिक्स को, मैंने आपको बता दिया। मतलब पिक एंड मिक्स मतलब सारे कल्चर इकट्ठे होकर एक जगह पर डाल दिए जाए, उसको कहते हैं हाइब्रिड कल्चर, जहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाएँ, इंग्लिश भी, उर्दू भी। ये क्या है, हाइब्रिड लैंग्वेज हो गई। तो ये हम देखने वाले हैं इसके अंदर। इसके अलावा हम एम्बिवेलेंस देखेंगे कि लव हेट एटीट्यूड, कि एक तरफ मोहब्बत भी साथ ही नफरत भी है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी होती है, इसको कहते हैं एम्बिवेलेंस। और इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे फेमिनिज्म भी देखेंगे हम लोग, कॉलोनियलिज्म भी देखने वाले हैं हम इसके अंदर, कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज रिलेशनशिप देखेंगे इसके अंदर हम लोग मार्क्सिज्म देखेंगे इसमें अंदर, कैसे जो पुअर है वो सफ़र करते हैं इन द हैंड ऑफ रिच क्लास। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट थीम जो है वो थीम ऑफ लव है, थीम ऑफ मैरिज है, थीम ऑफ जेलसी है, पॉवर्टी है। ये सब थीम हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो जो फाउंडेशनल स्टडी थी हमारी वो हो गई क्लियर। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो अच्छे से समझ आ चुका होगा, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसकी समरी की, क्रिटिकल एनालिसिस के साथ इसके करैक्टर की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में खास याद रखिएगा।